गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो वैद्युत क्षेत्र था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और साथ ही उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते थे उनको हमने यहाँ पर हल किया था। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हम जो सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है यानी कि आवेशों का एक तंत्र लेंगे और उस तंत्र के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि आज हम अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसको फिर से अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन किस पे करने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट पे। आपको एक और बात बता दूं, जैसे आपने दो आवेशों के बीच या एक जो आवेशों का तंत्र था उस आवेशों के तंत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, ठीक इसी तरीके से आज आवेशों के तंत्र के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यानी कि दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं वो सिमिलर हैं, एक फॉर्मूले का ही डिफरेंस है। फॉर्मूले का डिफरेंस का अर्थ क्या हुआ कि जब हम बलों की बात करते हैं तो वहां पर जो फॉर्मूला लगता है F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² लगता है। यहां पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो E = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जो वैद्युत क्षेत्र की एप्लीकेशन है उसे कंटिन्यू करना है। मैंने आपसे कहा भी था कि आपने वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो फाइंड कर लिया है और वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि कोई आवेश है जिसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो आज हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे और वो करेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। यानी कि हमारे पास आवेश होंगे और उन आवेशों के कारण हम केवल एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। बहुत शानदार है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कभी भी आपको फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, अपने साथ लेके चलना है, तो आप व्यवहारिक जीवन में आ जाइए। आपको 10 लोगों ने अलग अलग रूप में पैसे दिए, यानी कि एक आदमी ने आपको 5 रुपए दिए, एक ने 10 रुपए दिए, एक ने 20 रुपए दिए, इसी तरीके से किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 200 रुपए दिए। इस तरीके से आपको पैसे दिए गए 10 लोगों के द्वारा। लास्ट में जब आप हिसाब करोगे यानी कि कुल आपके पास कितना रुपया हुआ तो उन सबको आप जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से कि मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यानी कि आवेशों का एक तंत्र है। यहां पर एक आवेश है Q1, यहां पर एक आवेश है Q2, यहां पर एक आवेश है Q3 और इसी तरीके से यहां पे एक आवेश है Qn। कहने का अर्थ यह है कि n का मान 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। n एक नंबर है और ये सारे के सारे जो चार्ज है वो किसी एक बिंदु, ये बिंदु है P बिंदु। अच्छे तरीके से समझिए, भौतिक विज्ञान में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझना और उसके बाद उसकी फिगर बनाना। यदि आपको चित्र बनाना आ जाता है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में, यानी कि जो उसके बाद हम डेरिवेशन करते हैं उस डेरिवेशन को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहां पे आपको सिस्टम अच्छे तरीके से समझना है कि है क्या। ये हमारे पास चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है और ये Qn है। हम चाहते हैं कि इन सब चार्जेस के कारण जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, कुल वैद्युत क्षेत्र मिले। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इस आवेश से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए, तो इसे नाम दे देते हैं R1 डिस्टेंस दे देते हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए, इसे R2 नाम दे देते हैं और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप वेक्टर लगा दीजिए। इसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, तो ये सारी डिस्टेंस आपको चाहिए, R3 हो गया। और सिमिलरली यहां से जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास P पॉइंट यहां बाहर की तरफ कहीं लिख देते हैं, ये हो गया Rn और वेक्टर। बहुत इजी है, ये हमें सारी डिस्टेंस चाहिए थी। मैं बार बार कहता हूं आपको कि जो बेसिक चीज है, आधारभूत जो बातें हैं वो याद रखिए। एक आवेश है, उस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, हमें बाकियों के बारे में नहीं सोचना है, इंडिविजुअल सोचना है। ये आवेश है, इससे r1 दूरी पर बिंदु P है, ये आवेश है, इससे r2 दूरी पर बिंदु P है, ये एक आवेश है, इससे r3 दूरी। प्रत्येक को इंडिविजुअल कीजिए।
अपने आप ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसके कारण यहाँ पे क्या वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो मैं सबको पॉजिटिव ही ले लेता हूं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आउटवर्ड होगा इस तरीके से, इसे हम नाम दे देते हैं E1। इसी तरीके से इसके कारण जो होगा इसे इस डायरेक्शन में दे देते हैं E2, राइट। इसके कारण जो होगा इसी लाइन को आपको आगे बढ़ाना है, इसे हम E3 नाम दे देते हैं। और इसके कारण जो होगा इसी लाइन को आप इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए, इसे हम EN नाम दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने शानदार तरीके से हमारी जो फिगर है वो ड्रॉ हो चुकी है, यानी कि अच्छे तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको केवल इतनी चीज पता है। एक आवेश है, उस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है अगर वो पॉजिटिव है। बस उसी को मैंने ध्यान रखा। एक के कारण कंप्लीट की फिगर, दूसरे के कारण कंप्लीट की, तीसरे के कारण कंप्लीट की, और इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट फिगर है वो बन चुका है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे करना क्या है, तो हम एप्लीकेशन कर हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे कि जो Q1 चार्ज है उसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। बस इतनी बात आपको लिखनी है। तो हम यहां पे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1 चार्ज, राइट। आप इसी तरीके से बाकी के कारण भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। Q1 के कारण जो है P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र हो रहा है। मैं बार बार हिंदी में आपको बता रहा हूं और कह भी रहा हूं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने ये पहल स्टार्ट की है कि आप कोशिश कीजिए। मैं पूरा एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूं और लगभग प्रत्येक सेंटेंस को एक बार इंग्लिश में बताता हूं, एक बार हिंदी में बताता हूं। तो इसमें आपको इससे दूर नहीं भागना है बल्कि सीखने की तरफ चलना है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई हिंदी में भी बता रहा है और इंग्लिश में भी बता रहा है, तो आप इससे फायदा उठाइए, ना कि इससे दूर भागे कि यार अब क्या होगा। इसे मैंने कह दिया, इसका अर्थ क्या हुआ, Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान। तो ये आप खुद लिख सकते हैं। यहां पे इसे हमने नाम दिया है E1 और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, Q1 आएगा अपॉन R1 मॉड का स्क्वायर आएगा और R1 और क्या आ जाएगा, कैप आ जाएगा। कैप क्या चीज हुई, R1 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। तो ये हमने लिख दिया। सिमिलरली आप सबके कारण निकालेंगे, तो बार बार ये सेंटेंस मुझे रिपीट नहीं करना है। हम यहाँ पे अब जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये आपने लिख लिया Q2 R2 मॉड स्क्वायर R2 कैप, राइट। इस तरीके से R3 में निकालेंगे तो ये E3 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q3/R3 और ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और R3 कैप हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप ये छोड़ दीजिए। इसका अर्थ हुआ कि बीच में यदि Q4 है, Q5 है, इस तरीके से बहुत सारे हैं, उनको आपने छोड़ दिया है और यहाँ पे आप लिख रहे हैं EN के कारण। तो EN के कारण क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QN और ये हो जाएगा RN स्क्वायर और ये हो जाएगा RN कैप, राइट। यहाँ पे जो QN चार्ज है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, मैंने यहाँ पे EN कह दिया। QN जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EN है और P बिंदु पर उसका मान कितना होगा, तो उसका मान होगा EN इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QN अपॉन RN मॉड और उसका स्क्वायर करना है। और RN कैप जो है यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में जो यूनिट एकांक सदिश हमने खींचा होगा वो दिखाता है, जो यहां से लेकर यहां इस डायरेक्शन में होगा। आउटवर्ड है सारे के सारे, राइट। अब आपको आगे सोचना है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए एग्जाम्पल दिया था कि एक पर्सन है, उसको 10 लोगों ने पैसे दिए, तो उस पे कुल कितने हो गए उन सबको आपने योग किया होगा। तो यहाँ पे भी तो यही करना है भाई। P पे इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र है, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र है, Q3 के कारण वैद्युत क्षेत्र है, QN के कारण भी वैद्युत क्षेत्र है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारा का सारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वहां पे योग हो जाएगा, उसका हमें जोड़ना पड़ेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करना है, इन सबको हमें यहाँ पे ऐड करना। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी वैल्यू में एक बात आपको देखनी चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये सब में कॉमन है। तो इसे हमें कॉमन ही रखना चाहिए, बार बार जो है इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे यहाँ पे E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3
अप टू और n तक चलेगा ये, राइट। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी, यहां पे मैंने आपसे कहा कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो उसे कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिया, अब आपके पास क्या बचता है, देखिए Q1 बचता है, ध्यान से देखिए R1 मॉड स्क्वायर R1 कैप, राइट, प्लस क्या बचता है, Q2 बचता है R2 मॉड स्क्वायर R2 कैप, और इसी तरीके से Qn अपॉन Rn मॉड स्क्वायर और Rn ये बचता है, राइट। तो ये आपके पास पूरा फॉर्मूला हो गया, और यही वैद्युत क्षेत्र का मान है किस बिंदु पर, P बिंदु पर। और ये कौन सी थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है। क्यों सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको मैंने क्या बताया था, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जो चीजें मैंने प्रीवियस में पढ़ाई होती है, जब मैं फर्स्ट टाइम उनको पढ़ाता हूं तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कोशिश करता हूं कि उसको समझाया जाए, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने अगर उसे समझ लिया है तो बाद में जब उससे संबंधित कोई भी टॉपिक आता है तो मैं कम एफर्ट करूं, आप ज्यादा एफर्ट करें, आपको उसको अप्लाइड करना आना चाहिए। तो यही एप्लीकेशन यहाँ पे है, इसलिए इस पे मैं बहुत ज्यादा जोर यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। यदि यहाँ पे आपको परिभाषा बनानी है तो कैसे परिभाषा बनाएंगे, आप कहेंगे आवेशों के तंत्र के कारण, आवेशों के किसी तंत्र के कारण, या आप सिंपली तंत्र के कारण कह सकते हैं, किसी तंत्र के कारण किसी बिंदु पर, देखिए इस बिंदु पे हो रहा है, इस फिगर को देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिगर पे ध्यान दीजिए, राइट। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का कुल मान उन अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रों के योगफल के, बीज गणितीय योगफल के बराबर होता है। यहां पे केवल योगफल नहीं कहना, बीज गणितीय योगफल के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक सदिश योगफल है, और मैंने कहा था जहां पे हम सदिश योगफल की बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा नियम चेंज हो जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, तो यही चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, सिग्मा फॉर्म में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिग्मा फॉर्म में हम किस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला ये है हमारे पास, राइट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इसमें कॉमन है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है योगफल। मैंने पहले भी कहा आपको कि जहां पर चीजें एक समान न हो, यानी कि अलग अलग उनके मान हो, वहां पे हम सिग्मा के द्वारा योगफल करते हैं, और जहां पे कंटिन्यूटी होती है, समानता होती है, या एक सतत उनमें क्या होता है, रिलेशन होता है, वहां पे हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको हम समाकलन कहते हैं, राइट। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे आप, Q1 है R1 है, फिर Q2 है R2 है, फिर Qn है Rn, यानी कि एक पैटर्न यहां पे चल रहा है। तो आप इसको लिख दीजिए Qi और यहां लिख दीजिए Ri वेक्टर का मॉड स्क्वायर, राइट। उसके बाद देखिए R1 R2 R, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी Ri आएगा और उसका क्या लगेगा, कैप लगेगा। समझ में आया कैसे लिखा मैंने यहां पे पैटर्न देखा, Q1 था R1 था, Q2 था R2 था, Qn था Rn था, R1 है R1 है, R2 है R2 है, ये चीज मैंने देखी। और यहां पे मैंने क्या किया, इसको जो 1 1 या 2 फिर 3 आया, उसको मैंने I लिख दिया। अब I को डिफाइन करना हमें, तो इस तरीके से लिखा, ये लोअर पार्ट में लिखा जाता है। I कहां से स्टार्ट हो रहा है, I स्टार्ट हो रहा है 1 से, राइट। आपको जो सिग्मा है उसके लोअर पार्ट में क्या लिखना है कि I कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां देखिए, और कहां तक जा रहा है, तो n तक जा रहा है। यहां पे देखिए फाइनल वैल्यू क्या है, n है। मान लीजिए एक छोटा और एग्जांपल लेते हैं कि मैं इसको केवल 10 तक लिखता, यानी कि R1 होता, फिर R2 होता, R3, मतलब मेरे पास जो वैल्यू होती वो केवल 10 नंबर तक होती, तब यहां पर जो n का मान होता वो कितना आता, 10 आता। तो जो फाइनल नंबर है वो ऊपर आना है, और जो स्टार्टिंग है वो कहां आनी है, नीचे आनी है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको लिखते हैं, और ये सिग्मा फॉर्म में हो गया। तो बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला जो बड़ा सा हमने लिखा था वो छोटा हो गया, और इसे हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई कहेगा यार इसको विस्तार दीजिए, तो हम विस्तार दे सकते हैं। एक बार हम 1 लिखेंगे, यहां भी 1 लिखेंगे, यहां भी 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे फिर बीच में, फिर 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3। बोलने का अर्थ ये हुआ, इसी को हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा एक बार फिर से बताता हूं, आवेशों के किसी तंत्र के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का कुल मान उन अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्रों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यह सुपरपोजिशन थ्योरम है। वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है वो अभी हमने समझा। अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उसे हम तब प्रयोग करते हैं जब आवेश अलग अलग हो, यानी कि उनके मान एक समान न हो के अलग अलग मान हो। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यह भी बताया है कि जो आवेशों का वितरण है वह सतत भी होता है, और वो 3 प्रकार से सतत होता है। यदि वस्तु रेखीय रूप में है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि क्षेत्रफल के रूप में है उसे हम या तो क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, और यदि आयतन के रूप में है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और जब ये आवेश वितरण हमने पढ़ा तो वहां पे हमने ये भी देखा कि हम आवेश का मान कैसे निकालते हैं, और वहां पर हम समाकलन मेथड क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन मेथड से वहां पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं। मान लीजिए, बहुत शॉर्ट इसको हम करेंगे, ये एक लाइन है जिसमें एक समान रूप से आवेश का क्या हो रखा है, वितरण हो रखा है। यहां पे आपको बताया था कि जब लाइन के ऊपर होता है तो यहां पर हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। क्या प्रयोग करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कि प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है। इसे हम लेमडा से दिखाते हैं, राइट। अब मान लीजिए यहां पर एक छोटी सी लंबाई हमने ली, डीएल लंबाई ली। ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। हमने डीएल लंबाई ली और प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश का मान है वो कितना है, लेमडा है। तो ये मैंने आपको समझाया था कि यहां पे कितना आवेश होगा, dq इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा dl। ये आपको समझना है, इतनी वैल्यू में, ये मैं इन सर्कल इसको कर दे रहा हूं कि जो इतनी लंबाई यानी डीएल लंबाई है, उस डीएल लंबाई में dq आवेश है, और उस dq आवेश का मान क्या है, लेमडा dl है। इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर इतना समझ में आ गया तो ये सारी चीज भूल के आप इस पे फोकस करो। अब यहां पे मान लीजिए इस पोर्शन से ठीक r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है। समझ में आया? फिर से मैंने कॉन्सेप्ट बदल दिया है। आप बार बार अपने दिमाग में ये बात रखिए, और वही मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं बार बार इसका प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको हर बार समझ में आए कि भाई हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में, अलग अलग तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। तो सोर्स चार्ज है, यहां पे सोर्स जो चार्ज है उसका नाम क्या है, dq है। उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे P बिंदु होता है। यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता था ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पे क्या आ जाएगा, अरे dq आ जाएगा भाई, और कुछ नहीं आएगा, और r की जगह पे r स्क्वायर ही आएगा। यानी कि ये वैल्यू सेम रहने वाली है, जहां पे आवेश का मान है वहां पर क्या आ जाएगा, dq आ जाएगा, राइट। और अब dq क्या होता है, और अच्छा इसको करें तो dq होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा dl होता है, राइट, r स्क्वायर। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हम चाहते हैं, इसको साफ कर देते, हम चाहते हैं कि ये पूरी लाइन के कारण इस P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। ध्यान दीजिए यहां पे, बल्कि मुझे ये वैल्यू यूज करनी चाहिए थी DE, और ये क्या होगी, DE। D का अर्थ हुआ ये बहुत सूक्ष्म यानी छोटा सा मान है वैद्युत क्षेत्र का। हम चाहते हैं कि ये जो पूरी लाइन है यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है, मान लीजिए L लंबाई है इसकी, इस लंबाई में जो आवेश उपस्थित है, यहां पे तो हमने केवल इसका आवेश देखा ना, dq आवेश किसमें था, केवल dl में था। हम चाहते हैं कि जो ये पूरा आवेश यहां से लेकर यहां तक है, इसके कारण इस P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो क्या करेंगे, हम इसे समाकलन कर देते हैं। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बना आपका, टोटल समाकलन के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, लेमडा dl आ जाएगा अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे आप बाहर ले लीजिए, चाहे तो लेमडा को भी आप बाहर ले लीजिए, राइट, और 1/r स्क्वायर को भी आप बाहर ले सकते हैं, केवल अंदर बचेगा ये dl, राइट। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, किसके कारण, एक जो लाइन चार्ज है, जो रेखीय रूप से आवेशों का वितरण हुआ है, उसके कारण किसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, ये होता है। तो भाई सिंपल सा आपको ये समझना है
कि आपको केवल लैम्डा dl जो आवेश मिला है उसका समाकलन करना है। और समाकलन में ये हमें बताता है कि इसकी लंबाई आएगी यहां से लेकर यहां तक। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्थ हुआ ये जो वैल्यू है इसका मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि ये L लंबाई का है जैसे मैंने लिखा था, तो यहां पे इसका मान, ये जो कुल समाकलन है इसका मान क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आपको किसके लिए समझना है, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण और आयतन आवेश वितरण के कारण। फटाफट कर लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। यहां पे मैं बताता हूं, मान लीजिए एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में इस तरीके से एक समान आवेश का क्या हुआ है, वितरण हुआ है, राइट। इससे हमें P बिंदु पर यानी R दूरी पर है, यहां पर एक छोटा सा पोर्शन हम ले लेते हैं, ये एरिया ही है जिसे हम कहेंगे DA एरिया, राइट। इस DA एरिया में क्या होगा, कितना आवेश होगा, तो इसके लिए आपको dq इज इक्वल टू सिग्मा DA याद रखना है। बिल्कुल इसी की तरह है, जैसे लैम्डा DL आता है, यहां पे क्या आएगा, यहां पे जो आवेश घनत्व है उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dq इज इक्वल्स टू सिग्मा DA, राइट। आगे की प्रोसेस सेम है, आप सबसे पहले DE फाइंड करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखिए dq की जगह पे dq लिख लेता हूं एक बार, और यहां पे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और आगे, अगर आपको इसमें डायरेक्शन भी लगानी है तो ये कर दीजिए, यहां पे डायरेक्शन r कैप की डायरेक्शन में होगी, यानी कि आगे की तरफ इसकी डायरेक्शन यहां होगी। क्लियर हो गया। इसके बाद आप इसका क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे dq की, तो ये क्या हो जाएगा, dE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और क्या हो जाएगा, dA अपॉन r स्क्वायर। मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही लिख रहा हूं, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं, ऐसे इसको रहने दीजिए। इसके बाद आप इसका क्या करेंगे, समाकलन करने पर, राइट, ये हो गया। तो ये E बन जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप यहाँ पे सिग्मा बाहर ले सकते हैं, r स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, और केवल ये अंदर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि इससे पहले आपको ये सब समझा दिया है प्रोसेस, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आयतन के लिए आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। आयतन के लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रो आएगा अपॉन r स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dV आ जाएगा। तो ये आयतन के लिए हो जाएगा। इसको हम EV कह सकते हैं, इसको ES कह सकते हैं, दैट मीन्स सरफेस, और इसको EL कह सकते हैं, दैट मीन्स लेंथ, L S सरफेस, और V माने वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये जो सतत आवेश वितरण होता है उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। तो मुझे तो ये लगता है कि यदि आपने ये कॉन्सेप्ट पहले अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में। लेकिन जिन लोगों ने पहले नहीं समझा होगा या पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो आपके सर के ऊपर से ये बात निकल सकती है। तो आप लोगों से हमेशा यही कहूंगा कि जब भी आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स का एक मेथड होता है पढ़ने का। मैं बार बार कहता हूं कि पूर्व ज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जो पहले वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि चैनल पूरा चल रहा है तो उसमें पहले से वीडियो बने हुए हैं, तो आप चैनल पे जाके हो सके तो उसको सब्सक्राइब करके आप रख लें। चैनल पे जाके जो पहले वीडियो बन चुके हैं टॉपिक से संबंधित उनको पहले देखिए, और तब जाके बाद वाले वीडियो देखिए। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपको शायद समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा।